नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो बिजनेस की दुनिया के कई माने हुए नियमों को तोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। किताब का नाम है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जिसे लिखा है डब्ल्यू चान किम और रेनी मोबॉन ने। और इसकी शुरुआत भी एक बहुत दिलचस्प कहानी से होती है। अच्छा। ये दोनों लेखक किम और मोबॉन कोई बिजनेस पार्टनर नहीं थे। उनकी मुलाकात कई साल पहले एक क्लासरूम में हुई थी। एक प्रोफेसर थे और दूसरी उनकी स्टूडेंट। अरे वाह। तो ये किताब उनके 15 सालों के रिसर्च और उनकी दोस्ती का नतीजा है। ये बात तो इस आइडिया को और भी खास बना देती है। तो चलिए इसी आइडिया को समझते हैं। किताब का जो पूरा सार है वो 2 शब्दों में छिपा है, रेड ओशन और ब्लू ओशन। रेड ओशन यानी लाल सागर। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक खूनी लड़ाई की तस्वीर बनती है। और असल में ये है भी वही। रेड ओशन आज की सभी इंडस्ट्रीज है, वो बाजार जहां कंपनियां हर रोज एक दूसरे से लड़ रही हैं। बिल्कुल। यहाँ खेल के नियम पहले से तय हैं, बाजार की सीमाएं तय हैं और हर कंपनी मौजूदा डिमांड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाने के लिए एक दूसरे का गला काट रही है। और इसी लड़ाई में मुनाफा और खून दोनों बहता है। इसीलिए इसे रेड ओशन कहते हैं। ये तो हर बिजनेस की कहानी लगती है, चाहे कोई छोटी सी दुकान हो या एक बहुत बड़ी कंपनी। हर कोई एक ही केक का बड़ा टुकड़ा चाहता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है ब्लू ओशन यानी नीला सागर। नीला सागर? हाँ, ये उन बाजारों को दिखाता है जो आज है ही नहीं। एक अनछुआ, शांत और गहरा सागर जहाँ दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। कोई कंपटीशन ही नहीं? कोई कंपटीशन ही नहीं। वो अप्रासंगिक हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि आप खेल के नियम खुद बना रहे होते हैं। आप नई डिमांड पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वहाँ मुनाफे की संभावनाएं भी अपार होती हैं। तो ये किताब हमें उस लाल खूनी समंदर से निकलकर अपना शांत नीला सागर बनाने का रास्ता दिखाती है। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, पर सवाल ये कि कोई ये करे, करना तो हर कोई यही चाहता है। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का सबसे पहला और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, वैल्यू इनोवेशन। सही कहा। वैल्यू इनोवेशन इस पूरी स्ट्रैटेजी की समझिए नींव है। देखिए, ज्यादातर कंपनियां 2 में से एक रास्ते पर चलती हैं। या तो वो वैल्यू पर फोकस करती हैं, यानी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं जिसमें लागत बढ़ जाती है, या फिर वो इनोवेशन के नाम पर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ध्यान देती हैं जो शायद ग्राहकों के लिए उतनी जरूरी भी ना हो। लेकिन वैल्यू इनोवेशन इन दोनों को एक साथ लाने की बात करता है, पर ये तो बिजनेस के मूल सिद्धांत के खिलाफ लगता है। बिल्कुल। ज्यादातर कंपनियां मानती हैं कि बेहतर चीज बनाने में लागत ज्यादा आती है, तो फिर कम लागत और बेहतर वैल्यू, ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? ये तो जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, बल्कि एक अलग तरह की सोच है। पारंपरिक सोच क्या कहती है कि आपको कॉस्ट और डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण में से एक को चुनना होगा। राइट। वैल्यू इनोवेशन कहता है कि चुनाव करना ही क्यों है, आप दोनों को एक साथ हासिल कर सकते हैं। अच्छा। आप लागत भी कम करते हैं और ग्राहकों के लिए वैल्यू में एक बड़ी छलांग, अ लीप इन वैल्यू भी लाते हैं। आप उन चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं जिनकी ग्राहकों को परवाह नहीं है, और अपना निवेश उन नई चीजों पर करते हैं जो इंडस्ट्री ने पहले कभी दी ही नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद सर्क डू सोलेय है। हाँ, सर्क डू सोलेय। जब वो बाजार में आए तब सर्कस इंडस्ट्री लगभग मर रही थी। बिल्कुल। बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ जा रहे थे, जानवरों के इस्तेमाल को लेकर भी लोग जागरूक हो रहे थे। बिल्कुल। उस वक्त रिंगलिंग ब्रदर्स जैसे बड़े सर्कस क्या कर रहे थे? वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा बड़ा स्टार लाएगा। हाँ, कौन ज्यादा बड़ा स्टार परफॉर्मर लाएगा, किसके जानवर ज्यादा करतब दिखाएंगे। सर्क डू सोलेय ने इस लड़ाई में उतरने से ही मना कर दिया। उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, हमारा असली कंपटीशन दूसरा सर्कस है ही नहीं, हमारा कंपटीशन है लोगों के शाम बिताने के दूसरे तरीके, जैसे थिएटर जाना, कॉन्सर्ट देखना या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस ही बदल दी। बच्चों और परिवारों की जगह उन्होंने वयस्कों को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को निशाना बनाया। और ये वो लोग थे जो एक अलग तरह के मनोरंजन के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। और यहीं से वैल्यू इनोवेशन का असली खेल शुरू हुआ। कैसे? उन्होंने उन सभी चीजों को हटा दिया जो पारंपरिक सर्कस का सबसे महंगा हिस्सा थी, जैसे जानवरों के शो। पूरी तरह खत्म कर दिए। हाँ, इससे जानवरों को पालने, ट्रेन करने, ट्रांसपोर्ट करने का भारी खर्च बच गया। उन्होंने बड़े बड़े स्टार कलाकारों को भी नहीं लिया जो बहुत ज्यादा फीस लेते थे। और वो 3-3 रिंग वाले बड़े वेन्यू का कॉन्सेप्ट भी हटा दिया, जिससे दर्शकों का ध्यान बढ़ता था। बिल्कुल।
इन सब चीजों को हटाने से उनकी लागत जमीन पर आ गई। फिर उन्होंने कुछ बिल्कुल नया बनाया जो उन्होंने थिएटर की दुनिया से लिया था। अच्छा। उन्होंने हर शो को एक थीम दी, एक कहानी दी, उसमें कलात्मक संगीत, डांस और कमाल की लाइटिंग जोड़ी। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसा अनुभव बनाया जो न तो पारंपरिक सर्कस था, न ही कोई नाटक। वो कुछ बिल्कुल नया था। एक ही समय में लागत भी कम की और ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम अनुभव भी बनाया, जिसके लिए लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे दे रहे थे। उन्होंने कंपटीशन को हराया नहीं, उसे अप्रासंगिक बना दिया। इररिलेवेंट। एग्जैक्टली। ये वाकई कमाल का उदाहरण है। ये दिखाता है कि नियमों को तोड़ा जा सकता है। पर सर्क डू सोलेल ने जो किया वो कोई तुक्का तो नहीं था। क्या इसका कोई सोचा समझा तरीका है, कोई टूल या फ्रेमवर्क? हाँ, और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है। इसमें सबसे पहला और जरूरी टूल है स्ट्रैटेजी कैनवस। स्ट्रैटेजी कैनवस। हाँ, इसे आप एक तरह का एक्सरे समझ सकती हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की असलियत दिखा देता है। मतलब ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में सभी कंपनियां किन चीजों पर पैसा और मेहनत लगा रही हैं। बिल्कुल, एक ग्राफ की तरह सोचिए। नीचे की लाइन पर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर इंडस्ट्री में मुकाबला हो रहा है, जैसे कीमत, सर्विस, क्वालिटी। और खड़ी लाइन पर ये होता है कि कंपनियां इन फैक्टर्स पर कितना निवेश कर रही हैं। और जब आप अपनी और अपने प्रतिस्पर्धियों की लाइन बनाते हैं तो आपको साफ दिख जाता है कि हर कोई एक ही जैसी चीजें कर रहा है, सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी कैनवस से हमें पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हैं और लड़ाई कहाँ हो रही है। पर यहाँ से आगे बढ़कर कुछ नया कैसे बनाएं? इस कैनवस को बदलने का कोई फॉर्मूला है? इसके लिए किताब हमें एक बहुत शक्तिशाली फ्रेमवर्क देती है जिसका नाम है द 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। ये 4 आसान सवालों पर आधारित है। 4 सवाल। हाँ, पहला सवाल है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है इंडस्ट्री के कौन से फैक्टर्स जिन्हें सब सच मानकर चल रहे हैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, जैसा सर्क डू सोलेल ने जानवरों के शो के साथ किया। बिल्कुल। दूसरा सवाल रिड्यूस। कौन से फैक्टर्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे ले आना चाहिए। तीसरा रेज। कौन से फैक्टर्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर उठाना चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी क्रिएट, यानी ऐसे कौन से नए फैक्टर्स बनाए जो इंडस्ट्री ने आज तक ऑफर ही नहीं किए। सही। एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट, ये 4 एक्शन आपको एक नया वैल्यू कर्व, एक नया कैनवस बनाने में मदद करते हैं। इसका कोई और उदाहरण है? एक और शानदार उदाहरण है येलो टेल वाइन। अच्छा, वाइन। हाँ, अमेरिका का वाइन मार्केट बहुत डरावना और जटिल था। वाइन की अपनी एक मुश्किल भाषा थी, टैनिन, ओक, विंटेज, जो आम लोगों को समझ नहीं आती थी। मुझे याद है पहले वाइन चुनना एक इम्तिहान जैसा लगता था कि अगर गलत बॉटल उठा ली तो सब मजाक उड़ाएंगे। येलो टेल ने इसी डर को खत्म कर दिया। उन्होंने 4 एक्शंस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एलिमिनेट। उन्होंने वाइन की सारी जटिल शब्दावली और सालों तक उसे स्टोर करने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया। उनकी बोतल पे कोई मुश्किल शब्द नहीं था। कुछ नहीं। फिर रिड्यूस। उन्होंने वाइन के स्वाद की जटिलता को कम किया, उसे मीठा, मुलायम और पीने में आसान बनाया। और फिर उन्होंने रेज क्या किया? उन्होंने बजट वाइन की तुलना में अपनी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रखी ताकि वो सस्ती ना लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? एक मजेदार, सरल और अप्रोचेबल ब्रांड इमेज। बोतल पर एक कंगारू का लोगो लगाया, चुनने में आसानी कर दी। शुरू में सिर्फ 2 किस्में, एक रेड और एक वाइट। अच्छा, तो उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो वाइन पीते ही नहीं थे? बिल्कुल, जो बियर या कॉकटेल पीते थे। उन्होंने वाइन को एक डरावनी चीज से बदलकर एक मजेदार सोशल ड्रिंक बना दिया। तो अब हमारे पास टूल्स हैं, पर नए आइडियाज के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? क्या बस एक कमरे में बैठकर इन 4 सवालों के जवाब सोचने हैं? नहीं, किताब इसके लिए भी एक रास्ता दिखाती है। ये हमें मार्केट की सीमाओं को नए सिरे से देखने के 6 रास्ते बताती है, जिसे 6 पाथ्स फ्रेमवर्क कहा गया है। 6 रास्ते? अच्छा, ये क्या है? पहला रास्ता है वैकल्पिक इंडस्ट्रीज को देखें। आपके ग्राहक आपका काम करने के लिए क्या दूसरे विकल्प इस्तेमाल करते हैं? जैसे नेटजेट्स ने किया था। हाँ, उन्होंने देखा कि बिजनेस ट्रैवलर या तो महंगी कमर्शियल फ्लाइट्स की फर्स्ट क्लास में जाते हैं या फिर बहुत ही महंगे प्राइवेट जेट खरीदते हैं। नेटजेट्स ने इन दोनों के बीच एक ब्लू ओशन बनाया, फ्रैक्शनल जेट ओनरशिप का। ठीक है, दूसरा रास्ता? इंडस्ट्री के भीतर अलग अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को देखें,
जैसे कर्व्स जिम ने देखा कि महिलाएं या तो महंगे पुरुषों से भरे जिम जाती हैं या फिर घर पर अकेले एक्सरसाइज करती हैं। तो उन्होंने इन दोनों के बीच एक नया ग्रुप बनाया। हाँ, सिर्फ महिलाओं के लिए 30 मिनट का एक सस्ता और आरामदायक फिटनेस सेंटर। तीसरा रास्ता है खरीदारों की चेन को देखें। बिल्कुल, यानी सिर्फ एंड यूजर पर नहीं बल्कि उसे खरीदने वाले और उसे प्रभावित करने वाले पर भी ध्यान दें। जैसे इंसुलिन इंडस्ट्री में कंपनियां हमेशा डॉक्टरों पर ध्यान देती थीं। लेकिन नोवो नॉर्डिस्क ने मरीजों पर ध्यान दिया। सही, उन्होंने मरीजों यानी यूजर पर ध्यान केंद्रित किया और उनके लिए एक ऐसा इंसुलिन पेन बनाया जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान था। इससे मरीजों की जिंदगी बदल गई। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर सिर्फ अंतिम उपभोक्ता के बारे में सोचते हैं। बाकी के 3 रास्ते क्या हैं? चौथा है पूरक उत्पादों और सेवाओं को देखें। जैसे फिलिप्स ने केतली के साथ एक इनबिल्ट लाइम स्केल फिल्टर भी दिया और एक नया बाजार बना दिया। अच्छा। 5वां है कार्यात्मक या भावनात्मक अपील को बदलें। और छठा है समय के पार देखें, यानी आने वाले ट्रेंड्स को पहचानें। जैसे एप्पल ने अवैध म्यूजिक डाउनलोडिंग के ट्रेंड को देखकर आईट्यून्स बनाया, जो कानूनी और आसान था। हाँ, ये 6 रास्ते सोचने के लिए एक ठोस आधार देते हैं। पर एक बार आइडिया मिल जाए तो कंपनियां अक्सर उसे बड़ा बनाने में चूक जाती हैं। ज्यादातर कंपनियां अपने मौजूदा ग्राहकों को ही और ज्यादा बेचने में लगी रहती हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करती हैं। किताब कहती है कि असली ग्रोथ का समंदर तो उन लोगों में है जो आपके ग्राहक हैं ही नहीं, ये है नॉन कस्टमर्स। नॉन कस्टमर्स मतलब वो लोग जो हमारा प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं। हाँ, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है कि अपने मार्केट को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की बजाय उन नॉन कस्टमर्स की समानताओं को ढूंढो और मार्केट को बड़ा बनाओ। ये तो बिल्कुल उल्टी सोच है ना? किताब इन्हें 3 स्तरों में बांटती है। पहले स्तर पर वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट का कभी कभार इस्तेमाल करते हैं लेकिन बेहतर विकल्प मिलते ही आपको छोड़ देंगे। दूसरे स्तर पर वो लोग हैं जो आपके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से साफ मना करते हैं। हाँ। और तीसरे स्तर पर वो लोग हैं जिन्होंने कभी आपके मार्केट के बारे में सोचा ही नहीं। तो अगर हम ये समझ पाएं कि ये तीनों समूह हमारे ग्राहक क्यों नहीं हैं, तो आप एक बहुत बड़ा अनदेखा बाजार खोल सकते हैं। ये तो सोच को पूरी तरह पलट देता है। हम हमेशा अपने बेस्ट कस्टमर्स पर ध्यान देते हैं, जबकि असली मौका उन लोगों में छिपा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए हमने एक कमाल का ब्लू ओशन आइडिया बना लिया, नॉन कस्टमर्स का एक बड़ा बाजार भी देख लिया, पर अब असली चुनौती शुरू होती है, इसे लागू करना, एग्जीक्यूशन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी खराब एग्जीक्यूशन के कारण धूल में मिल सकती है। अपनी ही टीम को कैसे मनाएं? किताब के आखिरी हिस्से इसी पर फोकस करते हैं। सबसे पहले वो एक सही स्ट्रेटेजिक क्रम बताते हैं, यानी अपने आइडिया को 4 कसौटियों पर परखें। 4 कसौटियां। पहला, बायर यूटिलिटी। क्या आपका आइडिया ग्राहकों के लिए असाधारण रूप से उपयोगी है? दूसरा, प्राइस। क्या इसकी कीमत ऐसी है कि ज्यादातर लोग इसे खरीद सकें? तीसरा, कॉस्ट। क्या आप उस कीमत पर मुनाफा कमा सकते हैं? और चौथा, अडॉप्शन। इसे अपनाने में आपकी कंपनी या ग्राहकों के रास्ते में क्या बाधाएं हैं? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो आपका आइडिया डूब सकता है। और अडॉप्शन की बाधा ही सबसे बड़ी होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा बजट नहीं है, पुरानी टीम कहेगी हमेशा से ऐसे ही काम करते आए। बिल्कुल। किताब इन बाधाओं को 4 हिस्सों में बांटती है। संज्ञानात्मक, यानी टीम को एहसास ही नहीं है कि बदलाव की जरूरत है। संसाधन, यानी सीमित बजट। प्रेरक, यानी टीम उत्साहित नहीं है। और राजनीतिक, यानी संगठन के भीतर का विरोध। तो इन बाधाओं को कैसे पार किया जाए? इसके लिए किताब टिपिंग पॉइंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट देती है। मतलब आपको पूरी कंपनी को एक साथ बदलने की कोशिश नहीं करनी है। तो क्या करना है? आपको उन कुछ प्रमुख लोगों, कामों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनका पूरी संस्था पर बहुत बड़ा और तेज असर हो। उन प्रभावशाली लोगों को अपने साथ मिलाएं जो बाकियों को प्रेरित कर सकें। और सबसे जरूरी बात, लोगों का भरोसा जीतना। हाँ, और उसके लिए किताब फेयर प्रोसेस पर जोर देती है। स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर टीम को लगता है कि फैसले बंद दरवाजों के पीछे लिए जा रहे हैं और उन पर थोपे जा रहे हैं, तो वे कभी भी दिल से साथ नहीं देंगे। फेयर प्रोसेस का मतलब है 3 चीजें: लोगों को प्रक्रिया में शामिल करना, हर फैसले के पीछे का कारण स्पष्ट करना और सबको ये साफ साफ बताना कि नए नियम क्या होंगे। इससे विश्वास पैदा होता है और लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस पूरी गहरी बातचीत के बाद अगर किसी को सिर्फ कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख है,
अपने कंपेटिटर्स को देखना बंद करें, उन्हें बेंचमार्क बनाना बंद करें। उनसे नजर हटाकर अपने ग्राहकों और खासकर नॉन कस्टमर्स पर ध्यान दें। हाँ, उसी दिन आपको नए रास्ते दिखने लगेंगे। और दूसरी बात जो मेरे मन में बैठ गई है वो है 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। वो 4 सवाल, क्या हटाएं, क्या कम करें, क्या बढ़ाएं और क्या नया बनाएं। ये सवाल किसी भी बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। ये आपको फालतू की चीजों से हटाकर असली वैल्यू पर फोकस करने में मदद करते हैं। और तीसरी बात, एग्जीक्यूशन को कभी कम मत आंकिए। एक शानदार आइडिया भी टीम के सहयोग के बिना फेल हो सकता है। इसलिए टिपिंग पॉइंट लीडरशिप और फेयर प्रोसेस सिर्फ कॉर्पोरेट शब्द नहीं है, ये लोगों का दिल और दिमाग जीतने के तरीके हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी प्रतिस्पर्धा को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अप्रासंगिक बनाने के बारे में है। ये आपको दूसरों के बनाए खेल में एक बेहतर खिलाड़ी बनने की बजाय अपना खुद का एक नया खेल बनाने के लिए प्रेरित करती है, जहां नियम भी आपके हों और जीत भी आपकी। बिल्कुल। दूसरों से लड़ने की बजाय एक ऐसी नई वैल्यू बनाए जो आज तक किसी ने नहीं दी। तो अंत में सोचने के लिए बस एक ही सवाल है। जैसा कि किताब कहती है, असली खेल वहां है जहां कोई खेल ही नहीं रहा है। क्या हम सब उस खेल को बनाने के लिए तैयार हैं? ऐसी ही और शक्तिशाली बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।